नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरण एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले जितने भी हमारे नए साथी हैं सबसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जागरण एकेडमी को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स करंट अफेयर्स से जुड़े हुए। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट पर। कोट ऑफ द डे है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ कहने की आवश्यकता तो है ही नहीं, आप सब लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे मेरी बात को। और दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए $2.5 बिलियन, बी $1.5 बिलियन और सी $3.5 बिलियन, डी $2.3 बिलियन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, $1.5 बिलियन के जो लोन है वो भारत सरकार ने एडीबी बैंक से लिया है। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस लोन के बारे में। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दोनों ने मिलकर $1.5 बिलियन के लोन पर साइन किए हैं। और दोस्तों, ये जो मूव है ये कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है उससे लड़ाई लड़ने में मदद के लिए लिया गया कदम है। दोस्तों, इस लोन की बात करें तो इस लोन का जो फोकस रहेगा वो समाज के जो गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके सोशल प्रोटेक्शन, और स्पेशली देखा जाए तो महिलाओं और जो वंचित समूह के लोग हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो तेज़ी से जो ट्रीटमेंट ट्रैक है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने और सोशल प्रोटेक्शन फॉर पुअर यानी गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा, और गरीब, कमज़ोर और महिलाओं और जो वंचित ग्रुप हैं उनको इस दायरे में लाया जाएगा। करीब 800 मिलियन पीपल्स हैं जिनको इस दायरे में लाया जाएगा, यानी उनकी सामाजिक सुरक्षा और बीमारी से बचाव के रोकथाम के उपाय किए जाएंगे अगले 3 महीनों में। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका मुख्यालय है फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट हैं मासाटसुगु आसाकावा। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसके सदस्य देश हैं 68। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, UIDAI ने नागरिकों को आधार कार्ड में अपडेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश को अनुमति दी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत आधार कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं सभी सिटीजन्स को। तो अब उसमें जो आधार कार्ड में कोई भी अपडेट की सुविधा चाहिए तो उसको लेकर अनुमति दी गई है। वो किसको दी गई है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए कॉमन सर्विस सेंटर्स, बी डिजिटल सेंटर्स, सी मिनी बिजनेस एसोसिएट्स और डी पंचायत केंद्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स को फिर से अपडेशन की सुविधा शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है। दोस्तों, बात करें कॉमन सर्विस सेंटर्स की तो पहले इन्हीं के द्वारा आधार कार्ड के लिए आप एनरोल कर सकते थे और उसमें अपडेट भी करा सकते थे। लेकिन फरवरी 2018 में कुछ जो अपना प्राइवेसी होती है उसको लीक के मामले में इनको दोषी पाया गया था और इसी वजह से इनको बैन कर दिया गया था फरवरी 2018 में। तब से सिर्फ पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में अलग से एक विंडो थी जहां पर आप आधार कार्ड से संबंधित कोई भी अपडेट या एनरोल करा सकते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, बात करें इस फैसिलिटी की, इसके तहत जितने भी CSC सेंटर्स हैं उनको अपडेशन की फैसिलिटी शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है। फैसिलिटी के तहत सिर्फ नाम, एड्रेस यानी कि डेमोग्राफिक डेटा ही आप अपडेट करा सकते हैं। इसी के साथ ही करीब 20,000 CSC इस सर्विस को शुरू कर पाएंगे नागरिकों के लिए, और ये उनके लिए बहुत ही जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मूव है। और दोस्तों, बात करें इस फैसिलिटी की तो जो रूरल सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उनको अपने नज़दीकी जितने भी CSC सेंटर्स हैं आसानी होगी वहाँ जाकर उनको डेटा अपडेट कराने में। दोस्तों, बात करें CEO ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स की तो वो हैं दिनेश त्यागी, और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो हैं दोस्तों रविशंकर प्रसाद।
तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको हमारा ये वीडियो सेशन हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक तो बनता है, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे जितने भी नए साथी जुड़े हैं तो अपने यूट्यूब चैनल जागरण एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए हाथवे केबल, बी नोकिया, सी एशियानेट कम्युनिकेशंस और डी HFCL इन्फोटेल। ये सारी कंपनी जो अपना नेटवर्क होता है उसको बूस्ट करने में मदद करती हैं, यानी बूस्ट करने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों एयरटेल कंपनी ने किसी कंपनी के साथ अपना जो नेटवर्क कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक करार किया है, तो हमें बताना है किस कंपनी के साथ किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नोकिया, यानी भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ कई सालों तक के लिए ये क्या नाम है करार किया है दोस्तों, और इसके तहत वो अपनी जो नेटवर्क क्षमता है उसको बढ़ाएगी। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों डील की बात करें, करीब करीब 7500 करोड़ रुपए की डील है जो भारतीय एयरटेल और नोकिया के मध्य हुई है, और इसके तहत 5G रेडी नेटवर्क मतलब पूरे देश भर में स्थापित करने हैं। इस डील के तहत 3 लाख बेस स्टेशन हैं जो 4G के हैं, जो अपग्रेड भी किए जा सकते हैं 5G नेटवर्क पर जब भी ये स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगा। इस तरह की ये डील हुई है एयरटेल और नोकिया के मध्य। और इस डील की बात करें दोस्तों तो ये भविष्य में 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और करीब करीब 3 लाख रेडियो यूनिट्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे जो कि अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स के होंगे, जैसे 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 23 मेगाहर्ट्ज के होंगे। और इस कार्य को 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा मूव है कि भविष्य में जब कभी भी 5G स्पेक्ट्रम अपने देश में आएगा तो ये एयरटेल कंपनी पहले से ही मजबूत स्थिति में होगी और अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों इसी के साथ की फैक्ट्स की बात करें तो MD एंड CEO भारतीय एयरटेल हैं गोपाल विट्ठल, जो इंडिया और साउथ एशिया रीजन के बने हुए हैं। और नोकिया के प्रेसिडेंट की बात करें जो इंडिया में है, राजीव सूरी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए जस्टिस दीपांकर दत्ता, बी जस्टिस विश्वनाथ सोमदार, सी जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और डी थोटाथिल बी राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जस्टिस दीपांकर दत्ता। दोस्तों इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य यानी CJI बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। दोस्तों इसी के साथ बात करें जस्टिस विश्वनाथ सोमदार की, तो दोस्तों इनको बनाया गया है मेघालय का मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों बात करें जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक की, तो दोस्तों इनको उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, उड़ीसा का चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है। और जो थोटाथिल बी राधाकृष्णन हैं, तो दोस्तों ये कलकत्ता यानी कि कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं कोलकाता हाई कोर्ट के। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। दोस्तों बात करें दीपांकर दत्ता की, तो ये कोलकाता हाई कोर्ट में जज थे और इन्होंने अभी 2000 किलोमीटर की जर्नी तय की है 3 दिन में, यानी रोड जर्नी, और ये बॉम्बे पहुंचे हैं और वहां पर इन्होंने शपथ ली है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की। दोस्तों इनको रोड जर्नी करनी पड़ी क्योंकि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और कोई भी फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं है, इस वजह से इनको बाय रोड जाना पड़ा और इन्होंने 2000 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 दिनों में तय की है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, अगर भारत में हाई कोर्ट्स हैं की संख्या की बात करें तो दोस्तों वो हैं 25। और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1892 में, और इसके जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे दोस्तों, पहले भारतीय जो परमानेंट स्थायी थे वो थे MC चागला। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए टाइगर ट्रम्प, बी संप्रीति, सी इंदिरा और डी पिच ब्लैक। तो दोस्तों अगर बात करें टाइगर ट्रम्प की, तो दोस्तों ये US के साथ होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। संप्रीति की बात करें तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ होने वाला, और इंदिरा की बात करें तो दोस्तों ये रशिया के साथ होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
पिच ब्लैक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होता हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज वो था पिच ब्लैक, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें इस पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी ये। और दोस्तों ये शेड्यूल थी 2020 में 27 जुलाई से 14 अगस्त के बीच, लेकिन अब इसको कोरोना वायरस के कारण सस्पेंड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों बात करें इस मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो ये द्विवार्षिक है, यानी कि 2018 में हुआ था इसका संस्करण और ये 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। अब ये 2022 में शेड्यूल है दोस्तों। इसी के साथ बात करें दोस्तों, इस बात की जानकारी दी चीफ ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एयर मार्शल मैग होपफील्ड ने, और हमारे यहाँ के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों बात करें कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, वो कैनबरा, और प्राइम मिनिस्टर बने हुए वहाँ के स्कॉट जॉन मॉरिसन। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी स्वास्थ्य निकाय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा कोविड-19 के कितने नए लक्षण पाए गए हैं? तो दोस्तों जो डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने कुछ नए लक्षण पाए हैं जो कोविड-19 से संबंधित हैं। वो हमको बताना कि कौन कौन से नए लक्षण हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6, यानी कि 6 नए लक्षण उनके द्वारा पाए गए हैं जो कोविड-19 के संभावित कारक हो सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि एक हेल्थ बॉडी है यूएस की, इन्होंने 6 सिम्टम्स को ऐड किया है। अब पहले की बात करें तो पहले सिर्फ 3 सिम्टम्स थे, यानी 3 लक्षण थे, जैसे फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में दिक्कत होना। दोस्तों अब इन्होंने 6 और सिम्टम्स को इसमें ऐड कर दिया है, जिसके तहत चिल्स यानी कि सर्दी, रिपीटेड शेकिंग विथ चिल्स यानी कि कपकपी, और मसल पेन, हेडेच और सोर थ्रोट यानी गले में खराश, और इसी के साथ सडन लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यानी कि अगर आपको स्वाद और सुगंध इन दोनों का भी लॉस हो जाता है तो ये भी कॉमन इंडिकेटर्स हो सकते हैं कोविड-19 महामारी के, यानी कि कोरोना वायरस से आप संक्रमित हैं। और दोस्तों अगर ऐसा आपको लगता है तो तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है, यानी किस संस्था में अमेरिकी दूत के रूप में उन्होंने नामित किया है? हमारे पास ऑप्शन हैं ए WHO, बी OECD, सी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और डी यूरोपियन यूनियन यानी कि EU। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी OECD। दोस्तों बात करें OECD की, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जो इसका पेरिस में मुख्यालय है। और OECD के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें मनीषा सिंह की, ये पहले से ही असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स स्टेट डिपार्टमेंट में कार्यरत थी। और दोस्तों बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 36 मेंबर राष्ट्र हैं, यानी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 36, और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। और इसका मुख्य कार्य होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड को नियंत्रित करना, और उसके बारे में जितने भी प्रोग्रेस रिपोर्ट हैं वो सब जारी करना। दोस्तों इसी के अलावा बात करें OECD की, इन्होंने कई और एजेंसीज यानी पैरेलल एजेंसीज भी क्रिएट की हैं, जैसे OECD डेवलपमेंट सेंटर 1961 में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA 1974 में, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कार्य करता है उस पर ये बैन करती है और उसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता देने में मदद को रोकती है। दोस्तों बात करें इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की, इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में, और इसको OECD और OCDE के नाम से भी जाना जाता है। इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें दोस्तों, वो हैं जोस एंजल गायरा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डैश मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए 28 अप्रैल,
बी 25 अप्रैल, सी 27 अप्रैल और डी 30 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वस्थ कार्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। बात करें दोस्तों 25 अप्रैल की, तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ ही दोस्तों इस दिन वर्ल्ड वेटरनरी डे भी सेलिब्रेट किया गया। 27 अप्रैल की बात करें दोस्तों, तो 27 अप्रैल को साउथ अफ्रीका द्वारा फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, फ्रीडम डे। और दोस्तों बात करें 30 अप्रैल की, तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क जो यूएन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है सेफ, हेल्थी एंड डिसेंट वर्क, यानी कि प्रमोट करना इन सब चीज़ों को कि आप जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पर सेफ हो, स्वस्थ हो और डिसेंट वर्क प्लेस हो। और दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2003 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और ये यूनाइटेड नेशंस की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इसको अपना स्पेशल एजेंसी माना 1946 में। ILO की बात करें तो 187 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गाय राइडर। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी यानी AIU द्वारा मध्य दूरी के धावक झूमा खातून को डैश वर्षों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी कि उन पर बैन लगा दिया गया है, वो हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं A 3 साल, B 4 साल, C 5 साल और D 2 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B 4 साल। हाँ जी, 4 साल के लिए जो ये धावक हैं मध्यम दूरी की झूमा खातून, इनको बैन कर दिया गया है। इनके पास कुछ ऐसा जो डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो प्रतिबंधित पदार्थ है उसका सेवन का दोषी पाया गया था। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं झूमा खातून की। इन पर 4 साल के लिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की एक पार्ट है दोस्तों, उसके द्वारा 4 साल का बैन इन पर लगा दिया गया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों ये पॉजिटिव पाई गई हैं डी हाइड्रोक्लोरोमिथाइल टेस्टेरोन जो कि एक स्टेरॉइड है। इन्होंने इसका सेवन किया या नहीं किया, लेकिन ये इनके सैंपल में पाया गया है, इस वजह से इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों इनका जो सैंपल लिया गया था ये नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप जून 2018 में हुई थी, उसके दौरान इनका सैंपल लिया गया था। लेकिन ये नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो अपने यहाँ पर है नई दिल्ली में, वहाँ पर इनका जो सैंपल था वो नेगेटिव पाया गया। लेकिन जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने डिसाइड किया कि अब इसके सैंपल को जो मॉन्ट्रियल लेबोरेटरी है कनाडा में वहाँ पर भेजा जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर जब इस सैंपल को चेक किया गया तो इनका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव पाया गया, इसी वजह से इनको बैन कर दिया गया है। खातून की बात करें दोस्तों तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 1500 मीटर और 5000 मीटर में जो गुवाहाटी में चैंपियनशिप हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ ही जो 29 जून 2018 से 21 नवंबर 2018 तक जो भी इनके रिजल्ट्स आने थे कॉम्पिटिशन्स के, उन सभी को भी रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स को एक और नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। और दोस्तों उसके मुख्यालय की बात करें वो है मोनाको में और इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेबेस्टियन कोई। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ओडिशा के प्रसिद्ध नाटककार और लेखक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं A विजय मिश्रा, B सुरेंद्र मोहंती, C मनोरंजन दास और D गोपीनाथ मोहंती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A विजय मिश्रा, जो उड़ीसा के प्रसिद्ध नाटककार और राइटर थे और उड़ीसा की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे दोस्तों। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों बात करें विजय मिश्रा की, ये 83 वर्ष के, तो अभी हाल ही में इनका संडे को इनकी डेथ हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उड़िया फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री में। दोस्तों इनकी बात करें तो इन्होंने 60 से अधिक प्लेज लिखे हैं, यानी कि
और पटकथा की बात करें यानी स्क्रिप्ट्स की बात करें तो 50 से ज़्यादा जो उड़िया फिल्में हैं उनमें इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी हैं दोस्तों। 2 फिल्मों का इन्होंने जाजा बारा और रजनीगंधा जो फिल्म थी उड़िया सिनेमा की उनको डायरेक्ट भी किया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इनको जयदेव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय साहित्य अकादमी भी इनको दिया जा चुका है, जो इनका नाटक था वानप्रस्थ उसके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ देखते हैं कुछ अदर फैक्ट्स हैं हमारे पास। दोस्तों वैसे तो हम टॉप 10 करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आते हैं जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस होते हैं, हम इंक्लूड नहीं कर पाते, तो हम उनको अदर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तहत अपने इस सेशन में इंक्लूड कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं। और उसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नासा के जो फॉर्मर हेड थे जेम्स एम बैक्स, उनका निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में और वे नासा के छठे हेड थे। दोस्तों प्रेजेंट हेड की बात करें यानी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नासा के, वो हैं जिम ब्राइडेनस्टाइन। इसी के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान बैट्समैन हैं उमर अकमल, उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया है क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में खेलने से। दोस्तों इसका कारण ये है कि उन पर करप्शन के चार्जेस थे और इसी के तहत ये एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, वर्तमान में हैं एहसान मानी। इसी के साथ दोस्तों इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज 29 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इसके तहत जो पूरे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है वो सभी जितने भी डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, डांस स्टूडेंट्स हैं और एंथुसिस्ट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं गाला सेलिब्रेशन। दोस्तों प्रीवियस गाला सेलिब्रेशन की बात करें तो 2019 में नाइजीरिया में किया गया, 2018 में हवाना क्यूबा में और 2017 में शंघाई चाइना में। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।